मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में कार्यरत हूँ। आज का विषय है विधिज्ञ परिषदें, बार काउंसिल्स। बार काउंसिल्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2D में विधिज्ञ परिषद से तात्पर्य ऐसी विधिज्ञ परिषदों से है जिनका गठन इस अधिनियम के अधीन किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दो प्रकार की विधिज्ञ परिषदों के गठन संबंधी प्रावधान है। पहली है भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरी है राज्य विधिज्ञ परिषद, स्टेट बार काउंसिल। इन दोनों बार काउंसिल्स का अध्ययन हम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत करेंगे। आज हम भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 2E में कहा गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसी विधिज्ञ परिषद है जिसका गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अधीन किया गया हो। गठन, कॉन्स्टिट्यूशन। धारा 4 में प्रावधान है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा। नंबर 1, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। भारतीय विधिज्ञ परिषद में निम्न सदस्य पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति निम्न पद धारण करेगा वह अपने पद के आधार पर स्वतः भारतीय विधिज्ञ परिषद का सदस्य हो जाएगा। ऐसा सदस्य तब तक भारतीय विधिज्ञ परिषद का सदस्य बना रहेगा जब तक वह संविधान में प्राप्त पद पर बना रहता है। ऐसे पदेन सदस्यों को धारा 4 के अधीन निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत का महासोलिसिटर, द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। धारा 4 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद में निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रत्येक राज्य की विधिज्ञ परिषद अपने सदस्यों से एक सदस्य निर्वाचित करती है। भारतीय विधिज्ञ परिषद का अध्यक्ष चेयरमैन और उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन होता है। धारा 4(2) जो स्वयं भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित होगा जो विहित की जाए। भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस। धारा 4(3) में प्रावधान किया गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के वे सदस्य जो राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों से निर्वाचित किए जाएंगे की पदावधि निर्वाचन से 2 वर्ष होगी या राज्य विधिज्ञ परिषद का सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो तब तक रहेगी। लेकिन पदेन सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता हो। भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधिक स्थिति, लीगल पोजीशन ऑफ द बार काउंसिल। धारा 5 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी जिसे स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारण करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और जिस नाम से वह ज्ञात है उस नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधिक स्थिति को निम्न निगमित निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट के अनिवार्य तत्वों से समझा जा सकता है। नंबर 1, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन। भारतीय विधिज्ञ परिषद का शाश्वत उत्तराधिकार होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य आते रहेंगे और सदस्य जाते रहेंगे, परंतु परिषद का अस्तित्व बना रहेगा। अर्थात सदस्यों के न चुने जाने से परिषद के विधिक अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य मुद्रा, कॉमन सील। भारतीय विधिज्ञ परिषद की सामान्य मुद्रा सार्वमुद्रा होगी।
इसका अर्थ है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने नाम की सील रखेगी, जिसके लगने पर ही वह अपने कार्यों और संविधाओं से बाध्य होगी, अन्यथा नहीं। ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। थर्ड नंबर, पृथक संपत्ति, सेपरेट प्रॉपर्टी। भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने नाम से पृथक स्थावर तथा जंगम संपत्ति अर्जित कर सकेगी और धारण कर सकेगी, अर्थात परिषद अपने नाम से जो भी संपत्ति खरीदेगी उसकी वह स्वयं स्वामी होगी। नेक्स्ट, फोर्थ, संविदा करने की शक्ति, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने स्वयं के नाम से संविदा कर सकेगी। परिषद तब ही किसी संविदा से बाध्य होगी जब वह संविदा परिषद के नाम से की गई हो। यदि कोई संविदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम से की जाएगी तो परिषद जिम्मेदार नहीं होगी। लास्ट एंड फाइनल 5, वाद योग्यता, कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड। भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने नाम से बाहरी व्यक्ति पर वाद दायर कर सकेगी और बाहरी व्यक्ति भी परिषद पर उसके नाम से वाद ला सकेगा। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद एक कंपनी की तरह निगमित निकाय, बॉडी कॉरपोरेट है। भारतीय विधिज्ञ परिषद के कृत्य, फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। धारा 7(1) में भारतीय विधिज्ञ परिषद के कृत्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 1, अधिवक्ताओं के लिए प्रतीकाचार, प्रोफेशनल कंडक्ट और शिष्टाचार के मानक, स्टैंडर्ड्स ऑफ एटिक्यूट निर्धारित करना। दूसरा है अनुशासन समितियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना। तीसरा है अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। चौथा है विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना। पांचवा, राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्दिष्ट ऐसे मामले में कार्यवाही कर निपटाना जो इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट 6, राज्य विधिज्ञ परिषदों का साधारण पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट 7, विधि शिक्षा का उन्नयन करना और इसके मानक निर्धारित करना। नेक्स्ट 8 नंबर, ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी विधि की उपाधि अधिवक्ता के नामांकन के लिए मान्य होगी और ऐसे विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट 9, विधि विषयों पर परिसंवादों, सेमिनार्स का आयोजन करना और विधिक रुचि की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना। नेक्स्ट 10, विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना। नेक्स्ट 11, भारत के बाहर की विधि की विदेशी अहर्ताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता देना। नेक्स्ट 12, विधिज्ञ परिषद की निधियों का प्रबंधन और उनका विनियोजन करना। नेक्स्ट 13, अपने सदस्यों के निर्वाचन, इलेक्शन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट एंड फाइनल, अन्य सभी कार्य करना जो उपयुक्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। भारतीय विधिज्ञ परिषद किन प्रयोजनों, पर्पजेज के लिए निधियों, फंड्स का गठन कर सकती है? धारा 7(2) के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निम्न प्रयोजनों के लिए पृथक से निधियों का गठन कर सकती है। नंबर 1, निर्धनों और निःशक्त जनों, इंडिजेंट एंड डिसेबल्ड अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए। नंबर 2, अन्य अधिवक्ताओं की कल्याणकारी वेलफेयर स्कीमों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए। नंबर 3, उपयुक्त प्रयोजनों हेतु विधिक सहायता या सलाह देने के लिए भी निधि का गठन कर सकेगी। नंबर 4, विधि पुस्तकालयों, लॉ लाइब्रेरीज की स्थापना हेतु निधि का गठन कर सकेगी। धारा 7(3) में भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह उपरोक्त निधियों हेतु अनुदान, ग्रांट्स, चंदा, डोनेशंस, दान, गिफ्ट्स, उपकृतियाँ, बेनिफिक्शन आदि प्राप्त कर इन्हें समुचित निधि या निधियों में
जमा कर सके। क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद अंतर्राष्ट्रीय निकायों इंटरनेशनल बॉडीज की सदस्य बन सकती है? धारा 7A में भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निम्न अंतर्राष्ट्रीय विधिक निकायों इंटरनेशनल लीगल बॉडीज की सदस्य बन सके तथा इसके लिए राशियों का अभिदाय कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सके। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय विधिज्ञ संगठन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता संगठन इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन। इस धारा में भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस या परिसंवाद सेमिनार में अपने प्रतिनिधियों को भेज सके तथा उसके लिए आवश्यक व्यय कर सके। भारतीय विधिज्ञ परिषद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर और अधिवेशन मीटिंग कहाँ होंगे? धारा 10A के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथा अधिवेशन नई दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर होंगे जहां लिखित कारण दर्शित करते हुए निर्धारित किए जाएंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद किन समितियों का गठन कर सकती है? भारतीय विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन विभिन्न समितियों के गठन की शक्ति प्राप्त है। इन समितियों में से प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं। अनुशासन समिति, डिसिप्लिनरी कमेटीज। धारा 9(1) में भारतीय विधिज्ञ परिषद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सके। ऐसी समिति 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे। किसी अनुशासन समिति के सदस्यों में से ज्येष्ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा। द सीनियर मोस्ट एडवोकेट अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ ए डिसिप्लिनरी कमेटी शैल बी द चेयरमैन। दूसरी है विधिक सहायता समिति, लीगल एड कमेटी। धारा 9A में भारतीय विधिज्ञ परिषद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह एक या अधिक विधिक सहायता समितियों का गठन कर सके। ऐसी प्रत्येक समिति में अधिक से अधिक 9 और कम से कम 5 सदस्य होंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों की सदस्यता कब रिक्त समझी जाती है? धारा 10B में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें भारतीय विधिज्ञ परिषद के किसी सदस्य की सदस्यता रिक्त समझी जाएगी। ये परिस्थितियां निम्न हैं। यदि सदस्य लगातार 3 अधिवेशनों मीटिंग्स में पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा है या यदि उस सदस्य का नाम किसी कारणवश अधिवक्ता नामावली से हटा दिया गया है या यदि वह परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अन्यथा निर्हरित डिस्क्वालिफाइड हो गया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद अपने कार्य संचालन के लिए किन मुख्य कर्मचारी वृंदों स्टाफ की नियुक्ति कर सकती है? धारा 11 में निम्न कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद कर सकती है। नंबर 1 एक सचिव, ए सेक्रेटरी। नंबर 2 एक लेखापाल एंड अकाउंटेंट। नंबर 3 अन्य स्टाफ जो आवश्यक हो। भारतीय विधिज्ञ परिषद को किन प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स प्राप्त हैं? नंबर 1 अपने सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु। नंबर 2 विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के निर्धारण हेतु। नंबर 3 अपने सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों, कैजुअल वैकेंसीज को भरने हेतु। नंबर 4 विधिक सहायता कोष से विधिक सहायता देने हेतु। नंबर 5 परिषद अधिवेशनों के संचालन हेतु। नंबर 6 समितियों के अधिवेशनों के संचालन हेतु। परिषद के सचिव, लेखापाल और अन्य कर्मचारियों की अहर्ताएं और उनकी सेवा शर्तें हेतु। नंबर 8 परिषद की लेखा बहियों तथा अन्य पुस्तकों के रखरखाव हेतु। नंबर 9
लेखा परीक्षकों ऑडिटर्स की नियुक्ति और लेखा परीक्षण ऑडिट हेतु। नंबर 10 परिषद की निधियों के प्रबंधन हेतु। इस प्रकार भारतीय विधिज्ञ परिषद को उपयुक्त प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की विस्तृत और व्यापक शक्ति प्राप्त है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय विधिज्ञ परिषद के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। थैंक्स।